हे हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एन आका फाउंडेशन। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को लॉन्च करेंगे आपके सामने, और वही सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो एम्पायर का नाम है मैसूर किंगडम। नाउ मैसूर किंगडम अप्रोच करने से पहले मैं आपको अभी तक इंडिया में क्या चल रहा है उसका मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ, या फिर हमने जितना कवर किया है मैं उसका छोटा सा रिकैप देने की कोशिश करता हूँ। अब हुआ क्या है, 1707 में जब मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई है, 1707 में एक एबल रूलर दैट इज औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब की डेथ होने के चलते एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये हो जाता है कि वहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों आ रहा है मैंने उसके रीजंस आपको बता दिए, बट 300 साल से ज़्यादा रूल करने वाला मुगल एम्पायर का अब डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब इसी के चलते हुए पॉलिटिकल वैक्यूम आता है, और पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए एक कंपटीशन सी लग जाती है कि अब इंडिया का नया बादशाह बनेगा कौन। क्लियर है? और ये रेस में दो ग्रुप निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन ग्रुप एंड सेकेंड वन इज यूरोपियन ग्रुप। क्लियर? यूरोपियन ग्रुप की मैं बात करूं तो इसमें आते हैं पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स दैट इज इंग्लिशमैन, एंड लास्ट में आता है फ्रेंच। ठीक है, ये आपस में भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको आगे जाके क्या बनना है, हिंदुस्तान या फिर हमारे इंडिया का, पैन इंडिया का बादशाह बनना है। क्लियर है? तो ये एक ग्रुप आता है। सेकेंड अगर कोई ग्रुप है तो वो है इंडियन, बट इंडियन में भी दो सब डिवीजन है। फर्स्ट वन इज सेमी इंडिपेंडेंट। इफ अगर मैं सेमी इंडिपेंडेंट को बताऊं तो इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। क्लियर है? इसमें भी प्रिसाइजली जो इमर्ज होके आते हैं, जो बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज होके आते हैं, वो आते हैं बंगाल, हैदराबाद, अवध एंड कर्नाटक। इसके अलावा भी बहुत से थे, बट इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा अपना, इनके पूरी पॉलिटिक्स के वजह से मॉडर्न हिस्ट्री कहीं ना कहीं चेंज हुई है। क्लियर है? तो ये हमें पढ़ना होता है। और एक जो ग्रुप निकल के आता है इंडियन में ही, सब डिवीजन, दैट इज रेबिलियस ग्रुप। रेबिलियस ग्रुप का मतलब ये होता है, आम सी भाषा में, लेमन शब्द में अगर मैं रेबिलियन ग्रुप को बोलूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम हमारे इंडिपेंडेंट, हमारा रीजन में हम हमारा शासन कर रहे हैं। कौन मुगल, कहाँ के मुगल हम नहीं जानते। वी आर इंडिपेंडेंट और वी आर इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ आर रीजन। ठीक है, इसमें से जो प्रिसाइजली निकल के आते हैं वो आते हैं मराठा। याद रखिएगा मराठा के ऊपर क्या था, सिंस मैंने बिगिनिंग टू द एंड मैंने पूरा मराठा कवर कर चुका है इसके पहले वाले लेक्चर में। क्लियर? फिर आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट इज मैसूर। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप आता है मैसूर, वो भी रेबिलियस ग्रुप में से ही आता है। क्लियर? एंड लास्ट वन इज सिख। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, बट इन तीनों, ये तीन किंगडम्स इसीलिए पढ़ने होते हैं क्योंकि इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को चेंज करने में कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा हुआ है। तो समझ रहे हो ना? फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्रक्स ऑफ द पॉइंट समझ लेते इतनी बड़ी स्टोरी का, कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एक भागदौड़ सी लग गई है, कॉम्पिटिशन सी लग गई है सब में, टू बिकम एन अ न्यू किंग ऑफ एन अ पैन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल वैक्यूम आया, और वही पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए ये कंपटीशन चल रही है। ठीक है, चलिए नाउ आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैसूर किंगडम। मैसूर किंगडम में दो ऐसी पर्सनालिटीज हुई है जिसको आपको रिमार्केबली पढ़ना है। बेसिकली यहाँ दो पर्सनालिटीज आती है। फर्स्ट वन इज हैदर अली एंड उनके जो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान। ये दोनों पर्सनालिटी आपको सिखा के जाते हैं कि एडवर्स सिचुएशन में हमें कैसे अपने आप को मेंटेन करना है और राजा बनना है। क्योंकि अगर मैं हैदर अली की बात करूं तो हैदर अली मामूली सा घोड़सवार होता है। ही वॉज जस्ट एन अ पीटी हॉर्समैन, और आगे जाके वो क्या बन रहा है, फादर ऑफ द मैसूर बन रहा है। तो आपको ये कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग नहीं लगता है कि आम घोड़सवार आगे जाके फादर ऑफ मैसूर बन रहा है? शायद इसी ही होप से यूपीएससी ने हिस्ट्री सिलेबस रखा होगा हमारे जीएस में, क्योंकि आपको समझ आए कि पर्सनालिटीज एडवर्स इफेक्ट में या फिर एडवर्स सिचुएशन में कैसे काम करती है। शायद इसीलिए यूपीएससी का मकसद रहा होगा, क्योंकि इन द एंड आप भी आगे जाके क्या बन रहे हो, आप भी ब्यूरोक्रेट ही बन रहे हो। क्लियर है? तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज आनी चाहिए, रिफाइन होनी चाहिए सारी क्वालिटी। इसी के चलते होप सो हिस्ट्री आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। क्लियर? मैसूर किंगडम की अगर मैं बात करूं तो आपको मैसूर किंगडम समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में। दैट इज वो जो मिडाइवल का जो एम्पायर है, दैट इज विजयनगर एम्पायर।
क्लियर है। एक समय ऐसा था कि पूरे सदर्न एरिया में या फिर हमारे पैन इंडिया या फिर इंडिया के सदर्न रीजन में सिर्फ एक की हुकूमत थी, दैट इज विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर को जेनिथ तक जिन्होंने लेके गए वो है हमारे कृष्णदेवराय। आई होप आपने कृष्णदेवराय और तेनाली रमन इन दोनों की स्टोरीज काफी सुनी होगी। तो वही जो राजा है कृष्णदेवराय, उनके समय पे विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से जेनिथ में पहुंच जाता है और उनका एक तरफा होल्ड हो जाता है। कहां? सदर्न इंडिया में। और इसी में एक छोटा सा फिड्यूशरी होती है, वो होती है हमारे कर्नाटका या फिर अभी के मैसूर। ठीक है, क्लियर। तो ये छोटे से फिड्यूशरी होते हैं। बट एक काला दिन आ जाता है विजयनगर एम्पायर के चलते और एक बैटल ऑफ तालीकोटा होती है। कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ टैलीकोटा होती है। ठीक है, प्रोनाउंस में अगर गलत कर रहा हो तो प्लीज रिफाइन मी आउट, बट बैटल ऑफ टैलीकोटा होता है। कब हो रही है ये? 23 जैन 1565। और ये किस किस के बीच में हो रही है? ये हो रही है विजयनगर एम्पायर प्लस अगेंस्ट द अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत में बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, बेरार, ये जो थे ये मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, मैं तब आपको ये बता दूंगा। क्लियर है। और इसी के चलते बैटल ऑफ टैलीकोटा के ही चलते ये जो अलमाइटी एम्पायर था, कौन सा? विजयनगर एम्पायर, उनका डाउनफॉल हो जाता है। क्लियर। अब आपको एक सवाल, या फिर आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि इंडिया को गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था, मतलब सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया को ये टैग सोने की चिड़िया जो मिला है उसमें आधे से ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर मेजर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो अकेले विजयनगर एम्पायर का रहा है। क्लियर है। तो ये ट्रेड में बहुत फ्लरिश थे। अब ये क्यों थे? अगर मेरी बात मानो तो मैं सदर्न इंडिया को अली बाबा की गुफा मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे, बट मैं जो लिस्ट आउट करके दे रहा हूं वो शायद आपको प्रिसाइजली समझ में आए। सबसे पहले सदर्न इंडिया में बहुत अच्छा जो चीज है वो है रिसोर्स। आपने केजीएफ फिल्म देखी होगी, ठीक है। केजीएफ का मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलती है? ये सदन में मिलती है। तो आप देख रहे हो कि सोने की खदान हमें कहाँ मिल रही है? सदन में मिल रही है। दैट्स वाई मैं सदर्न इंडिया को क्या कहता हूं? अली बाबा की गुफा से कम नहीं है ये। क्लियर। रिसोर्सेज, जंगल है वहां, एलिफेंट्स हैं वहां, है ना, एन नंबर्स ऑफ फ्लोरा और फोना है। तो रिसोर्सेज में काफी रीच था हमारा सदर्न इंडिया। सेकेंड वन इज कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन आपको पता है, अगर कोई रिवर का बेसिन अगर आपके यहां से फ्लो हो रहा हो तो रिवर क्या लेके आती है? फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड से क्या होता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस से क्या होता है? ट्रेड। और ट्रेड से आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो समझ रहे हो ना, मैं आपको बस अभी रिवाइज करके दे रहा हूं या फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सदर्न इंडिया अली बाबा की केव से या फिर अली बाबा की गुफा से कोई कम नहीं थी। क्लियर। थर्ड पॉइंट है कोस्ट। आपको पता है ना सदर्न इंडिया का ये जो रीजन है मालाबार कोस्ट, ये अटैच है सदर्न इंडिया से। तो उससे क्या होता है? उससे होता है इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड के चलते क्या होता है? वो समय पे कोई करेंसी तो हुआ नहीं करती थी, तो क्या होता था? वो समय पे क्या चलता था? बुलियंस चलते थे। बुलियंस का मतलब सोना और चांदी। इसीलिए हम इतने एक्सपर्ट हो गए थे, या फिर हमारा जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो इतनी अच्छी थी कि हम सब ट्रेड करते थे। और ये ट्रेड करते के चलते हम क्या देते थे यूरोप में? हम यूरोप में देते थे प्रोडक्ट्स और इन रिटर्न वो हमें क्या देते थे? वो देते थे हमें गोल्ड। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया से पहचाना जाता था वो समय पे। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है तो वो हमारे सदर्न पार्ट का रहा है। क्लियर है। और लास्ट बट नॉट अ लिस्ट जो सदर्न इंडिया को मिला है वो मिला है एबल लीडरशिप। बहुत अच्छे अच्छे लीडरशिप हुए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी यहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्णदेव राय है, क्लियर, हैदर अली है, और कौन है? टीपू सुल्तान है, और बहुत से है, बट ये तीन जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट थे। क्लियर है। और इन्हीं के वजह से सदर्न इंडिया क्या बन चुका है? अली बाबा की गुफा। क्लियर है। तो आपको समझ गया होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन सदर्न इंडिया इन इंडिया। क्लियर है एट द टाइम। नाउ आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि बैटल ऑफ टैलीकोट होती है और टैलीकोट की चलते हुए ये जो विजयनगर एम्पायर है उनका डाउनफॉल हो जाता है। नाउ मैंने जैसे ही आपको बताया है कि जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हो जाती है तो उनके जो छोटे मोटे फिड्यूशरीज है वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और उसी में से एक जो फिड्यूशरी है जो खुद को इंडिपेंडेंट करता है दैट इज मैसूर।
क्लियर है। जैसे ही विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो मैसूर ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया और खुद अपने रीजन में शासन करने लग गए। नाउ मैसूर के जो वो समय की जो डायनेस्टी जो मैसूर पे रूल करती थी वो थी वडियार डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? वडियार डायनेस्टी। बट वडियार डायनेस्टी के चलते हुए इनके जो रूलर्स है वो काफी वीक थे और इसी का फायदा दो नोबल्स ने उठाया, दैट इज नंगराज एंड देवराज। क्लियर है? मतलब ये जो वोडियार डायनेस्टी के जो किंग थे उनको पपेट बना के रखा हुआ था, किसने? नंगराज एंड देवराज। ठीक है, ये दोनों डिफैक्टो रूलर्स थे, बट नाम किसका चल रहा था? वोडियार डायनेस्टी का। ऐसा सिलसिला चलता है एंड देन मैसूर में एक ग्रेट पर्सनालिटी का जन्म होता है और वो है हमारे हैदर अली। क्लियर है? आफ्टर द बॉर्न ऑफ एन हैदर अली बोलते हैं, या फिर पहले बात तो आप हैदर अली के बारे में जान लो। हैदर अली वॉज एन अनपढ़ है, वो ही इज एन अनएजुकेटेड, इसीलिए कहावत बनी होगी शायद कि नॉलेज किसी काम का नहीं होता है बट कब होता है? जब आप उसको अप्लाई करो। वेयर एज हमें हिस्ट्री में ऐसी पर्सनालिटी दिखती है कि अनएजुकेटेड लोग भी आगे जाके एबल रूलर बन रहे। फॉर एग्जाम्पल हैदर अली। इफ अगर मैं बहुत अच्छे राजा की बात करूं तो अकबर भी अनपढ़ राजा है, बट उनको सामने हम क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? द ग्रेट अकबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका इंटेलेक्ट शायद नॉलेजेबल की इतना ना हो, बट उनका इंटेलेक्ट, उनको सोचने की, दूर की सोचने की, डिसीजन मेकिंग पावर करने की बहुत अच्छी आदत थी। क्लियर है कि नहीं? और इसी के चलते हमारे हैदर अली के पास ही वॉज इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी थे और मिलिट्री जेनस थे। ठीक है, मिलिट्री में तो इनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ते थे। क्लियर है? ये सारे पोटेंशियल के बाद हैदर अली जन्मते हैं। ठीक है, हैदर अली का बॉर्न अगर मैं बताऊं तो 1721। क्लियर है? उनकी फैमिली या फिर वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत सारे हिस्टोरियंस को भी नहीं पता, फिर हिस्टोरियंस को ही नहीं पता तो हमें भी नहीं पता है। क्लियर? तो सिलसिला आगे बढ़ता है और एज मैंने मैसूर का सिचुएशन आपको बता दिया है कि जो मैसूर के राजा है दैट इज वोडियार डायनेस्टी, वो क्या है? वो कमजोर है। उनको पपेट बना के रखा किसने? नंगराज एंड देवराज। फिर हैदर अली ज्वाइन करता है मैसूर आर्मी को एज एन हॉर्समैन, बट उनके अंदर इतनी काबिलियत होती है, जितना मैंने आपको बता दिया, इतनी काबिलियत होने के बाद वो क्या बोलते हैं कि जब नंगराज एंड देवराज अगर पपेट बना के रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इसी का फायदा ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एज एन हॉर्समैन और आगे जाके वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं डी फैक्टो रूलर, दैट इज द फादर ऑफ मैसूर। उन्होंने कभी खुद को राजा घोषित नहीं किया। क्लियर है? समझ रहे हो ये बात को? उन्होंने मैसूर का राजा नहीं किया है, वो बस पीछे रह के क्या करते हैं? वोडियार डायनेस्टी के राजाओं को पपेट बना के रखा और खुद क्या बन गए? डी फैक्टो रूलर। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ हैदर अली है। ठीक है, 1761 में वो डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं मैसूर में और मैसूर को नई ऊंचाई देने के लिए ये काम करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि हैदर अली के पहले मैसूर की जनता पूरी तरह से क्योसनेस में थी। क्योसनेस में क्यों थी? अगर मैं आपको मैप वाइज अगर आपको बताऊं तो ये देखिए, दिस इज व्हाट द स्मॉल किंगडम ऑफ एन मैसूर। क्लियर है? ऊपर की अगर बात करूं तो ये हैदराबाद के निजाम है। आई थिंक मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए ताकि वो आपको बहुत अच्छे से दिखे। दिस इज हैदराबाद। क्लियर? उनके ही बगल में एक निकलते जो सुप्रीम पावर थी वो समय पे पॉलिटिकल इंडिया की, दैट इज मराठा। क्लियर? और इधर से ब्रिटिशर्स भी कम नहीं थे। क्लियर? और 1764 में बंगाल किसके कब्जे में आ गया था? वो आ गया था इंग्लिशमैन के कब्जे में। तो आप देख रहे हो, तो कोई भी उठे सूटे आ रहे हैं, कोई भी उठा सूटा आ रहा है और वो किसको लूट रहा है? वो मैसूर को लूट रहा है। और इसी के चलते हुए मैसूर की जनता बहुत केओसनेस में थी और यही केओसनेस का फायदा किसने उठाया? हैदर अली ने। हैदर अली को पता था कि मैसूर को लूटने के लिए कौन कौन प्रिंसिपली आते हैं, तो वो आते हैं मराठा। फिर उन्होंने देखा कि मराठाओं की स्ट्रेंथ क्या है? मराठाओं की स्ट्रेंथ थी उनकी आर्मी, जो फास्ट मूव करके, जो मराठा की आर्मी आती थी दौड़े दौड़े आती थी, लूट के चले जाती थी। मतलब मराठाओं के पास क्या था? मराठाओं के पास थी स्पीड। तो इसको टैकल करने के लिए हैदर अली ने अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया। क्लियर है? उनके इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर दिया। क्लियर ना? दूसरी चीज है, फिर उन्होंने देखा और कौन हमला करता है मैसूर पर, दैट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद की स्ट्रेंथ क्या है?
निजाम ऑफ हैदराबाद की स्ट्रेंथ क्या है, वो है पैसा। क्लियर है? तो फिर हैदर अली ने भी मैसूर में क्या लाना चालू कर दिया, रेवेन्यू सेटलमेंट लाना चालू कर दिया। उन्होंने सबके वो रीजन के जितने भी जमींदार थे उनको कंसोलिडेट किया, उनको एक किया। क्लियर है? कंसोलिडेट करने से उनसे प्रॉपर रेवेन्यू सेटलमेंट लाया और निकाला हुआ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, वो किया उन्होंने एग्रीकल्चर में। एज यू नो, एग्रीकल्चर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो सरप्लस में कन्वर्ट होता है। जब एक बार सरप्लस आ गया तो आप क्या कर सकोगे, ट्रेड कर सकोगे, और ट्रेड से हमें क्या मिलता है, पैसा। टू काउंटर द हैदराबाद, मैसूर, हैदर अली को पता था कि मुझे क्या जनरेट करना चाहिए, पैसा, तो उन्होंने प्रॉपर रेवेन्यू सेटलमेंट लाया। ठीक है। नाउ जो सबसे ज्यादा उनको जो खतरा था या उनको फील होता था, दैट इज इंग्लिशमैन। नाउ इंग्लिशमैन की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ है कि उनकी मिलिट्री, जो उनकी जो आर्मी थी या सोल्जर्स थे उनके, वो वेल ट्रेंड थे, वेल इक्विप्ड थे। ठीक है। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स को काउंटर करने के लिए या इंग्लिशमैन को काउंटर करने के लिए हैदर अली को समझ गया कि मुझे क्या चाहिए, मॉडर्नाइज वेपन चाहिए। और मॉडर्नाइज वेपन इंपोर्ट करने से बेटर है क्यों ना मैं इसको खुद यही मैन्युफैक्चर करूं। और इसी के सपने से बाय द हेल्प ऑफ फ्रेंच मैसूर, हैदर अली ने क्या किया, डिंडीगुल में एक आर्सेनल डेवलप किया। आर्सेनल मतलब शस्त्रागार, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और उसने खुद के मॉडर्न वेपन्स मैन्युफैक्चर करने की खुद की फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई, डिंडीगुल में। तो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट द इंटेलेक्चुअल ऑफ एन स्मार्ट लीडर इज। उसको पता है कि हमें कौन लूट रहा है, हमें लूट रहा है मराठा। काय में एक्सपर्ट है वो है उनकी स्पीड पे। तो उन्होंने अपनी सोल्जर को ट्रेन किया। फिर उन्होंने देखा हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, वो हम पे हमला करता है। क्लियर है? तो उसकी स्ट्रेंथ देखी, वो क्या है, वो पैसे से लबलब था। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर रेवेन्यू सेटलमेंट लाया और हैदराबाद और मैसूर इक्विवेलेंट कर दिया, पैसों से स्ट्रॉन्ग कर दिया। और लास्ट में कौन थे, वो थे यूरोपियंस, मतलब ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर की स्ट्रेंथ क्या थी, मॉडर्न वेपन्स। तो फिर अब उनको पता चल गया कि मॉडर्न वेपन हमारे हाथ में भी चाहिए इफ अगर हमें ब्रिटिशर्स से जीतना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद की आर्सेनल खोल दी। कहाँ खोल दी, डिंडीगुल। तो आप देख रहे हो, ये सारे स्ट्रेंथ से सबको चुभने लग गया। अब मैसूर धीरे धीरे अंडर द लीडरशिप ऑफ एन हैदर अली मैसूर खड़ा हो गया। और एक चीज याद रखना, जब जब आपके अंदर स्किल्स आती है या फिर आप लोगों से आगे जाते हो तो सब लोग आपके पैर खींचने के लिए खड़े होते हैं। और यही सीन किसके साथ हो रहा है, हैदर अली के साथ। कैसे? और इसी के चलते हुए, बढ़ते हुए रुतबे के चलते, सारे ये जो अलायंस थे, नॉट अलायंस, ये जो सारे मराठा, हैदराबाद और ब्रिटिशर्स, ये क्या हो गए, ये एक हो गए, अलायंस बना लिया। वो चाहते थे, है ना, कोई आपको मदद तो नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए, बट आप एक बार आगे बढ़ गए तो लोग उसको क्या करते हैं, उसको पुल डाउन करने के लिए तैयारी करते हैं। और इसी के चलते फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं ज़्यादा लेंदी तो नहीं करूँगा, बट आपको एटलीस्ट वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। नाउ एज आई सेड, ब्रिटिशर्स ने बंगाल को लूट लिया है 1764 में। कब? 1764 में। सॉरी, आज पेन वर्क नहीं कर रहे शायद। हाँ, बंगाल को कैप्चर कर लिया आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। क्यों, कैसे, कब, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। बट आप अभी के लिए समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स के हाथ में क्या लग गया है, पूरी तरह से बंगाल लग गया है। नाउ बंगाल लगने के बाद उनकी पहला एक डोमिनेंस था, वो था कार्नाटिक। ठीक है। नाउ बंगाल मिलने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि मुझे बंगाल और कर्नाटक को क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हम ईस्टर्न साइड में पूरी हमारी क्या बन जाएगी, एक हमारा नेवल बेस बन जाएगा। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स की इच्छा थी ये सपना पूरा करने की कि वो नॉर्दर्न साइड में पूरी तरह से, ईस्टर्न साइड में वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है? तो वो कनेक्ट करना चाहते थे कर्नाटक को, किसके साथ, बंगाल के साथ। बट उनके बीच में एक रीजन पड़ता है, दैट इज नॉर्थ सरकार। ठीक है। कौन सा रीजन पड़ता है, नॉर्थ सरकार। और ये वो समय पे किसके कंट्रोल में आता था, ये आता था हैदराबाद के चलते।
क्लियर। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की हैदराबाद को कन्विंस करने की कि प्लीज आप क्या करिए, नॉर्थ सरकार हमें दे दीजिए, इन बदले में आपको जितना पैसा चाहिए उतना देता हूं। बट हैदराबाद भी निज़ाम कोई मामूली इंसान नहीं था, वो भी दिमाग लगा रहा था। वो उसे समझ में आ रहा था कि बेटा अगर मैंने आपको नॉर्थ सरकार दे दिया मतलब आप ईस्टर्न साइड में पूरी तरह से क्या हो जाओगे, स्ट्रेंथ बन जाओगी, आप एकदम स्टेबल हो जाओगे। और वो मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि सबको क्या बनना है, इंडिया का राजा बनना है। तो इसी के चलते स्टिल क्लाइव बहुत होशियार था। क्लाइव ने किसको अप्रोच किया, क्लाइव ने अप्रोच किया मुगल के बादशाह, और वहां से उसने परमिशन लेके आए। और फिर मुगल ने प्रेशराइज किया किसको, हैदराबाद को। एंड हैदराबाद को बोला कि प्लीज आप ये नॉर्थ सरकार किसको दे दो, ब्रिटिशर्स को दे दो। तो आधे अधूरे मन से हैदराबाद के निजाम ने नॉर्थ सरकार किसको दे दिया, किसको दे दिया, बंगाल, मतलब ब्रिटिशर्स को दे दिया, नाखुश होके। बट स्टिल हैदराबाद बोले कि हाँ चलिए अगर आपको देना है तो मैं दे देता हूँ, बट इन रिटर्न हमें क्या देना होगा, आपको पैसे। तो ये वाला थप था। और फिर अब देखिए हैदराबाद और ब्रिटिशर्स एक साथ हो गए, अलायंस आ गया इनका ये ट्रीटी के चलते। और साथ ही साथ मराठा और हैदराबाद पहले से ही ट्रीटी में थे, क्लियर। एंड इसी के चलते एक अलायंस बन गया, दैट इज व्हाट, ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस हैदराबाद प्लस मराठा। एंड ये अलायंस बनने के बाद उनको जो सबसे ज्यादा सदर्न साइड में जो चुभ रहा था वो कौन थे, वो था हैदर अली, दैट इज मैसूर इंडिपेंडेंट स्टेट, क्लियर ना। और इसी के चलते फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रही है। कब के कब हो रही है, वो हो रही है 1767 से लेके 69। याद रखना, अगर मैं आपको कोर्स बताऊं, कोर्स कोई पूछता नहीं है यूपीएससी में, आप बस वो कनेक्टिविटी के लिए, स्टोरी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो एक तरफ है अलायंस और एक तरफ है हैदर अली, क्लियर है। एज आई सेड कि हैदर अली वॉज एन अ डिप्लोमेट, वो अपनी डिप्लोमेसी करके वो अलायंस को तोड़ देता है। वो क्या बोलता है मराठाओं को कि मराठा, उसको पता था मराठा की वीकनेस क्या है, पैसा। वो आते थे, लूटते थे, पैसा लेके चले जाते थे। तो हैदर अली ने बोला भाई आप लूट क्यों रहे हो, एक काम करिए आप मुझसे ऐसे ही पैसे लेके चले जाइए, ठीक है। और यही बात सुन के मराठा किसके खेमे में आ गया, हैदर अली के। अब बचा कौन है ये अलायंस में, हैदराबाद, निजाम को बोले कि आपकी और मेरी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, एक काम करते हैं आप जो बोलो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्लियर है। मतलब उन्होंने छोटे मोटे लॉलीपॉप देना चालू कर दिए, किसको, मराठाओं को और हैदराबाद को, क्योंकि ये दोनों भी पैसों के लिए भूखे थे। और इसी के चलते यही डिप्लोमेसी यूज करके हैदराबाद को भी हैदर अली ने अपने साइड में कर दिया। और ये अलायंस टूटने के बाद हैदर अली ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मारा है, इतना ब्रूटली मारा है कि वन साइड विन हो गई किसकी, हैदर अली की। एंड नाउ हैदर अली कम टू द पोस्ट एंड सेड, हे ब्रिटिशर्स कम हियर, नाउ आई विल साइन अ ट्रीटी विथ यू। और वो ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या क्या कबूला ये गया, प्रोवाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द प्रिजनर्स। आपके पास ब्रिटिशर्स की सोल्जर्स कितनी होगी हैदर अली, वो अपने सोल्जर्स वापस दे देगी। इन रिटर्न ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हैं, जो उन्होंने इनके सोल्जर्स रखे होंगे वो, मतलब एक्सचेंज ऑफ सोल्जर करो। और साथ ही साथ उन्होंने एक साइन ट्रीटी की कि आज से इफ अगर मैसूर पे कोई चढ़ाई करता है तो उसमें हेल्प कौन करेगा, उसमें हेल्प करेगा इंग्लिशमैन, क्लियर है। यही एक गलती हो गई कि उन्होंने, हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के मन की बात नहीं समझ पाया। और इसी के चलते वो एक बिट्रे हो जाता है। और यही बिट्रे के चलते क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। नाउ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हो रहा है, एज ट्रीटी हुई, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी हुई। और ट्रीटी में लिखा गया था कि आज इफ अगर मैसूर पे कोई हमला करता है तो कौन हेल्प करेगा, उनको हेल्प कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेगा, ठीक है। यही भरोसे के बलते हैदर अली खुद को क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। और उसकी झड़प हो जाती है मराठाओं के साथ। एंड देन वहां वो ऑब्जर्व करता है कि ब्रिटिशर्स ने तो उसकी मदद की ही नहीं। और ऑन दिस इंस्टेंस हैदर अली और इंग्लिशमैन के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और वो खुद को क्या मान लेता है, वो एक बात मान लेता है कि मैं चाहे आज सबके साथ अलायंस कर लूं, बट किसके साथ अलायंस नहीं करूंगा, ब्रिटिशर्स के साथ, क्लियर है। और इसी के चलते हुए
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है कि भाई जो तूने क्या किया, ट्रीटी जो मैंने साइन की थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में वो तू निभा नहीं रहा है, मतलब तू ट्रीटी नहीं कर रहा है, मतलब इट इज डायरेक्ट चैलेंज टू एन अथॉरिटी, और इसी के चलते सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है। ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये है कि जब मराठाओं से झड़प हो रही थी तो हैदर अली को एक बहुत ही अच्छा शोल्डर मिला, दैट इज फ्रेंच। फ्रेंच वाले उससे बहुत क्या करते थे, बहुत अच्छा अलायंस बन गया था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, और ये इन दोनों की, हैदर अली एंड मैसूर की, सॉरी हैदर अली एंड फ्रांस की दोस्ती को देखते हुए जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती है, वो थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, और ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से क्या हो रहा है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है। और इसी के चलते यही जेलेसी फैक्टर इंग्लिशमैन के आने के चलते उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया माहे को, और माहे वॉज अंडर द हैदर अली। क्लियर है। और माहे पे अटैक करने से क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, क्योंकि इट वॉज डायरेक्ट चैलेंज टू एन हैदर अली, एंड इसी के चलते क्या होता है, दीज आर द टू रीजन जिसके वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रिगर हो रहा है। क्लियर है, आपको समझ गया रीजंस। नाउ आगे चलते हैं। फिर हैदर अली ने पहले स्टार्टिंग ऑफ द बैटल में क्या था, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था। हैदर अली ने किसके साथ अलायंस बना दिया, मराठास और निजाम के साथ। क्या किया हैदर अली ने, फिर एज आई सेड डिप्लोमेसी में मास्टर था, तो हैदर अली ने अपने तरफ से पहले ही किसको कर दिया, मराठा और निजाम। बट इस टाइम चलिए ठीक है, मैं वो बाद में बताता हूँ। हैदर अली ने अलायंस साइन कर दिया मराठा और निजाम के साथ, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फ्लेज कर दिया, अटैक कर दिया। नाउ होता क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द वॉर में ही अटैक द कार्नेटिक, और कार्नेटिक किसका हब था, वो था ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर, एंड कैप्चर्ड द आर्कॉट। और इसी के चलते ये जो अलायंस जो बना रहे हैदर अली, उसी के चलते स्टार्टिंग का 50% ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कौन जीत रहा है, हैदर अली जीत रहा है। और नाउ अब कॉन्शियसली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कूटनीति चलाते हैं, और वो धीरे धीरे ये जो अलायंस बना है किस किस के बीच में, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद, इन ये वाले अलायंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो ब्रिटिशर्स इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इसी के चलते हैदर अली अब अकेला गिर जाता है, और उसकी वहाँ डिफीट हो जाती है पोर्ट नोवा। अगर अभी की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में एक जगह है पोर्ट नोवा, क्लियर है, वहाँ डिफीट हो जाती है हैदर अली की। क्लियर। और फिर डिफीट तो हो रही है, बट ये छोटी मोटी लड़ाई है, इससे कोई एकदम ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है कि कौन जीत रहा है। क्लियर है, लड़ाई चल रही है चल रही है चल रही है। एक छोटी सी डिफीट होने के बाद हैदर अली फिर से अपने आर्मी को कंसोलिडेट करता है और फ्लेज करता है, बट एक काला दिन मैसूर हिस्ट्री में आता है, मैसूर किंगडम के हिस्ट्री में आता है, दैट इज हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू द कैंसर ऑन 7 दिसंबर 1782। बट स्टिल यहाँ मैसूर हारता नहीं है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर फिर भी नहीं हलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली गद्दी पे कौन बैठता है, एक नई पर्सनालिटी, दैट इज टीपू सुल्तान, और वो कंटिन्यू करता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर है। चलिए फिर 1 साल तक टीपू सुल्तान ये वॉर को कंटिन्यू करता है। देन वो दोनों पार्टी को समझ में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और टीपू सुल्तान को, कि हम क्यों बेवजह लड़ रहे हैं, क्यों ना अपन ये जो वॉर है इसको ख़त्म करें। और एक ट्रीटी साइन होती है, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कौन सी ट्रीटी साइन होती है, वो होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और इसमें भी यही साइन किया गया है कि जो जो टेरिटरीज आपस में, या फिर जो जो टेरिटरीज तुमने कैप्चर किए वो आपस में क्या कर लेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। इंग्लिशमैन ने जो टेरिटरी मैसूर की ली है वो छोड़ देंगे, मैसूर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी ली है वो छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब समझौता हो गया। बट स्टिल हैदर अली ने टीपू सुल्तान को शायद बता दिया होगा कि सब पे भरोसा कर लेना, किस पे भरोसा नहीं करना, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। क्लियर। और इस हिसाब से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी खत्म होता है। नाउ मैंने यहाँ एक नया पर्सनैलिटी का नाम लिया, दैट इज टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जी के बारे में अगर मैं बता दूं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रहा है। आज भी हिस्टोरियंस में डिबेट होती है कि टीपू सुल्तान के बारे में कि उनका रिलीजन क्या है, उन्होंने बहुत एट्रोसिटी की। क्लियर है, बहुत पॉलिटिक्स होती है, बट हम ये पॉलिटिक्स से अवेयर रहेंगे। हम एज एन अ पर्सनैलिटी हिस्ट्री समझना है तो अपने कॉन्शियस माइंड में जितना भी चल रहा है उसको फ्लश आउट कर दीजिए। ठीक है, एज एन अ पर्सनैलिटी देखिए, फिर हम वो एनालिसिस करते बैठेंगे क्या वो हिंदू था, मुस्लिम था, एन नंबर्स। क्लियर। नाउ
टिप्पू सुल्तान का जन्म होता है नवंबर 1750 और टिप्पू सुल्तान को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। क्लियर। ही वॉज वेल एजुकेटेड, आम इंसान नहीं था, ही वॉज वेल एजुकेटेड, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, उर्दू भी आती थी, ठीक है। और टिप्पू सुल्तान ने भी अपने पापा के जैसे फोकस किस पे किया है, मिलिट्री फोर्स पर उन्होंने फोकस किया है। सिलसिला आगे बढ़ता है, टिप्पू सुल्तान भी एक ग्रेट लीडर की तरह उभरता है और ये छुपते रहता है, किस किस को छुपते रहता है, मराठाओं को छुपता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को छुपता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी छुपता है। फिर उसको पता था कि जो सुपेरिटी हमें लानी है वो नेवी में लानी है, इसीलिए इसने 3 डॉकयार्ड्स भी बनाए, कहाँ कहाँ, मैंगलोर, वाजेवाड़ा एंड मोलिदाबाद। क्लियर है। साथ ही साथ आपको हैरानी होगी, टिप्पू सुल्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था और इसी के चलते उनको क्या कहा जाता है, पायनियर ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी। हाँ, वो समय पे रॉकेट टेक्नोलॉजी की बातें करता था टिप्पू सुल्तान, तो आप समझ सकते हो हाउ लॉरेट ही वॉज। When टिप्पू हिमसेल्फ बिकम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको ये जैकोबियन क्लब क्या है मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ टिप्पू सुल्तान सेक्युलरिज्म को बहुत फेवर करता था, उसको लगता था कि मेरे मैसूर में क्या आना चाहिए, सेक्युलरिज्म आना चाहिए, लिबर्टी आना चाहिए, इक्वालिटी आना चाहिए। और इसी के चलते उसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया। कहाँ किया, उसकी जो कैपिटल थी दैट इज श्रीरंगपट्टनम। क्लियर है। तो दिस वॉज द पर्सनैलिटी, मोटा मोटा मैंने आपको डिकोड करके बता दिया कि दिस वॉज एक्चुअल द टिप्पू सुल्तान इज। क्लियर है। अब टिप्पू सुल्तान ने भी, जितने उनके पापा हैदर अली ने मैसूर को इतना उठाया था, तो टिप्पू सुल्तान ने और ऊंचाई दे दी मैसूर को, और ये चुभने लग गया किसको, फिर से मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। सिलसिला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ये अपनी ऊंचाई छूते रहता है और फिर उसी में हो जाता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या हो जाता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके पीछे की मैं स्टोरी बता देता हूँ। त्रावणकोर करके एक राजा होता है, एक प्रिंसली स्टेट होता है और उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं इंग्लिशमैन। ठीक है। ये जो त्रावणकोर का राजा है उसको पूरी तरह से बैकिंग होती है, किसकी होती है, वो होती है ब्रिटिशर्स की। क्लियर ना। त्रावणकोर क्या कर देता है, वो 2 जगह खरीद लेता है डच से। तब डच की भी हालत बहुत कमजोर हो गई थी और पैसे के चलते डच ने क्या किया, अपनी 2 जगह दैट इज जलकोटल एंड कैनानौर, ये 2 जगह किसको दे देता है, त्रावणकोर को। और ये बात पता चल जाती है टिप्पू सुल्तान, और टिप्पू सुल्तान गुस्से में लाल हो जाते हैं। उसको पता होता है कि ये चाल त्रावणकोर की नहीं है, ये दिख रहा है कि त्रावणकोर ने किया है, बट इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ब्रिटिशर्स है। क्योंकि ये 2 जगह है जो मैंने आपको बताया, ये टिप्पू सुल्तान की यहाँ बहुत चलती थी। क्लियर है। टिप्पू सुल्तान का एक तरफा होल्ड था ये इसमें। क्लियर। और इसी के चलते गुस्सा हो जाता है टिप्पू सुल्तान और वो वॉर फ्लेज कर देता है किसके अगेंस्ट में, त्रावणकोर के राजा के। क्लियर है। और एज आई सेड कि त्रावणकोर जो है वो किसकी बैकिंग में है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बैकिंग में। क्लियर। और फिर यहां फिर से आमने सामने आ जाते हैं, त्रावणकोर को बचाने के लिए आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और टिप्पू सुल्तान। क्लियर है। टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने आ जाती है एंड दिस लीड टू द वॉर ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। यहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलायंस बना देती है निजाम और मराठा के साथ, और इसी के चलते यहां ब्रूटली, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली हार जाता है टिप्पू सुल्तान, नहीं, वो लास्ट फाइट तक अपना फाइट देता है वॉर में, बट स्टिल he can't survive against the triple alliance that is made up by the East India Company। और यहाँ टिप्पू सुल्तान बुरी तरह से हार जाता है। क्लियर है। और फिर जैसे ही वो हार जाता है तो ब्रिटिशर्स उससे क्या साइन करवा लेती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। और ये ट्रीटी में क्या लिखा होता है कि आधे से ज़्यादा मैसूर की टेरिटरीज अब किसके अंडर में आ जाएगी, वो जो अलायंस जो जीता है उसके अंडर में। ठीक है। इसमें से बारामहल, डिंडीगुल एंड मालाबार ये किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के। मराठाओं को क्या मिला, मराठाओं को तुंगभद्रा के आसपास वाला रीजन मिल गया, और हैदराबाद के जो निज़ाम है उनको क्या मिला, उनको मिला कृष्णा रिवर के आसपास वाला जो रीजन है वो मिल गया। और इसी के चलते
मैसूर पूरी तरह से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। क्लियर है? ये तो जगह टेरिटरी की बात हुई, साथ ही साथ वॉर डैमेज या फिर वॉर बूटी 3 करोड़ रुपए भरने पड़े किसको, टीपू सुल्तान को अगेंस्ट दिस अलायंस। ठीक है, जिसमें से 1.5 करोड़ उसको एज एन कैश देना पड़ा अलायंस को, और जो बचे हुए 1.5 करोड़ है वो इंस्टॉलमेंट में देगा। बट इंस्टॉलमेंट में देगा, जब वो देगा ये जो पैसा जो बचा हुआ 1.5 करोड़, जब ब्रिटिशर्स को वो टीपू सुल्तान लाके देगा, तब तक टीपू सुल्तान के 2 बच्चे किसके अंडर में रहेंगे, वो रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो आप देख रहे हो कि इतनी ह्यूमिलिएशन वाली ये ट्रीटी थी। क्लियर है? और ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के वजह से जो टीपू सुल्तान का स्ट्रॉन्ग होल्ड था सदर्न पार्ट में, वो पूरी तरह से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और इसी का बदला लेने के चक्कर में कि हाउ यू डू दिस विथ मी, और इसी के चलते टीपू सुल्तान का गुस्सा और बढ़ते गया एंड दिस लीड टू द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर है? इसमें 2 चीज हुई सिंस 1792 टू 99, दोनों के बीच में, वो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर टीपू सुल्तान, दोनों को आपस में एक में से बदला लेना था। ठीक है, ये सिलसिला, ये इग्निशन उनके अंदर चल ही रहा था। दूसरी चीज 1796 में जो वोडियार डायनेस्टी का जो राजा है उसकी डेथ हो जाती है एंड नाउ टीपू सुल्तान बोलता है कि अब मैं वोडियार डायनेस्टी को नहीं मानता हूँ, अब सिर्फ जो मैसूर है वो सिर्फ मेरा है। ठीक है, और इसी के चलते टीपू सुल्तान खुद को डिक्लेयर कर देता है एज एन सुल्तान ऑफ मैसूर। क्लियर है? नाउ जैसे ही सुल्तान ऑफ मैसूर बन जाता है टीपू सुल्तान, बट ब्रिटिशर्स और उनके अलायंस को पता है कि अब मैसूर में उतना ताकत नहीं है, मतलब हमारे जो टीपू सुल्तान है वो शायद खुद को सुल्तान घोषित कर ले, बट क्या है, उसके पास उतनी पावर नहीं है। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है, फोर्स करती है टीपू सुल्तान को कि तुम मेरे साथ क्या साइन करो, सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, बट इतना याद रखिए कि ब्रिटिशर्स फोर्स कर रही थे टीपू सुल्तान को कि वो सब्सिडरी अलायंस साइन करे, बट टीपू सुल्तान रिफ्यूज करता है एंड इट लीड टू द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। और यहाँ बुरी तरह से हार जाता है कौन, टीपू सुल्तान। कौन हार जाता है, टीपू सुल्तान। और जंग में ही टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसी तरह से मैसूर का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्लियर? फिर आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सेम वोडियार डायनेस्टी के एक माइनर बच्चे को गद्दी पे बिठाला, और गद्दी पे बिठाने के बाद उससे फोर्सफुली क्या साइन करवा दी, सब्सिडरी अलायंस। और जैसा ही ये स्टेप होता है तो मैसूर पूरी तरह से किसके कब्जे में आ जाती है, किसके कंट्रोल में आ जाती है, वो कंट्रोल में आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। एंड देन आप देखोगे कि वो नेशनल मूवमेंट में फिर आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान फिर मैसूर कभी खुद के पैरों पे खड़ा हो ही नहीं पाया, और यहाँ से मैसूर की ग्लोरी पूरी तरह से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हो गई, दब सी गई है। ये था, इतना ही अगर आप समझ लोगे तो आपको मैसूर में इसके अलावा कोई पढ़ने की गरज नहीं होगी। इफ़ आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।